Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scolab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एसी जनरेटर समझने वाले हैं। प्रॉमिस यह है कि इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाए और एग्जाम में फुल मार्क्स आएं। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारे घरों में जो बिजली आती है, जिससे पंखे, लाइट्स, टीवी सब चलते हैं, वो आखिर बनती कैसे है? पावर प्लांट्स में बनती है, ये तो पता है। पर वहां ऐसा होता क्या है? मतलब कोई बहुत बड़ी बैटरी तो होती नहीं होगी जो पूरे शहर को। एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। कोई बैटरी नहीं होती, वहां होती है जायंट मशीन्स जो बिना रुके इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? क्या? कि जो प्रिंसिपल इन जायंट पावर प्लांट्स में यूज होता है, वही सेम प्रिंसिपल एक छोटी सी हैंड क्रैंक्ड इमरजेंसी लाइट में भी यूज होता है। अरे, जिसमें वो हैंडल घुमाते हैं और रोशनी हो जाती है? हाँ बिल्कुल वही। अच्छा, मतलब दोनों के पीछे साइंस एक ही है। ये तो कमाल है। बिल्कुल, और वही साइंस आज हम समझेंगे। देखो, एसी जनरेटर का सबसे सिंपल आइडिया ये है कि ये एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी मतलब घूमने की एनर्जी। हाँ, घूमने की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हाँ। इसे एक मॉडर्न बिजली की पंचक्की की तरह इमेजिन करो। बिजली की पंचक्की? हाँ, जैसे पानी के बहाव से पंचक्की का पहिया घूमता है और काम होता है, वैसे ही यहाँ हम एक कॉइल को घुमाते हैं और उससे बिजली बनती है। एग्जैक्टली। मतलब सिर्फ घुमाने से बिजली बन जाती है? पर कैसे? गुड क्वेश्चन। इसके लिए एक मेंटल पिक्चर बनाओ, ये बहुत जरूरी है। इमेजिन करो कि दो बहुत पावरफुल मैग्नेट्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, आमने सामने। हाँ, और उनके बीच में एक रेक्टेंगुलर वायर की कॉइल है जो एक एक्सल पर लगी है और घूम सकती है। ठीक है, मैग्नेट्स के बीच में एक घूमने वाली कॉइल। बस ये कॉइल, जिसे आर्मेचर कहते हैं, और मैग्नेट्स, यही एसी जनरेटर का दिल है। अब जब इस कॉइल को किसी एक्सटर्नल सोर्स से घुमाया जाता है, जैसे पानी या स्टीम की ताकत से, हाँ, तो उस कॉइल से होकर गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता है। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? वो कहता है कि जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक ईएमएफ यानी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। प्रिसाइजली, बस बन गई बिजली। वाओ, तो ये इतना सिंपल है। जस्ट स्पिन अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। द प्रिंसिपल इज दैट सिंपल। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसके वर्किंग और फॉर्मूला को टेक्निकली कैसे बताता है। ठीक है। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ो कि फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या दिया है। ओके, एनसीईआरटी में लिखा है द फ्लक्स एट एनी टाइम टी इज phi b equals ba cos omega t. From Faraday's law, the induced EMF for the rotating coil of n turns is epsilon equals nba omega sin omega t. परफेक्ट। अब ये जो फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है नहीं। हाँ, इसमें ये ओमेगा मतलब ओमेगा और साइन ओमेगा टी, इसका क्या मतलब है और इसे ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं? बढ़िया सवाल। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ओमेगा यानी ओमेगा कॉइल के घूमने की एंगुलर स्पीड है। जितनी तेज घूमेगी उतना ज्यादा ओमेगा होगा। सिंपल। ओके, सो ओमेगा इज जस्ट द स्पीड ऑफ रोटेशन। गॉट इट। पर ये साइन ओमेगा टी वाली बात? देखो, स्टेप 1, जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तब फ्लक्स मैक्सिमम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस उसे क्रॉस करती हैं। ठीक है। स्टेप 2, जैसे ही कॉइल घूमना शुरू करती है, एंगल, जिसे हम थीटा कहते हैं, वो चेंज होता है और फ्लक्स कम होने लगता है। राइट। स्टेप 3, जब कॉइल घूमकर फील्ड के पैरेलल हो जाती है तो फ्लक्स जीरो हो जाता है। एक मिनट, फ्लक्स जीरो, पर फॉर्मूला में तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 होती है, तो जब फ्लक्स जीरो है तब ईएमएफ मैक्सिमम है, ये कैसे? इसे ऐसे समझो, जब झूले पर सबसे ऊंची पोजीशन पर जाते हैं तो एक पल के लिए स्पीड जीरो होती है ना? होती है। पर उसी पल डायरेक्शन बदलने का चेंज यानी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। अच्छा, हाँ, स्पीड जीरो बट चेंज मैक्सिमम। बस यहाँ भी वही हो रहा है। जब फ्लक्स जीरो है पर उसके बदलने की रफ्तार मैक्सिमम है, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम होता है। वाओ, ये एनालॉजी तो बहुत क्लियर है। सो ईएमएफ इज ऑल अबाउट चेंज। एंड स्टेप 4, कॉइल घूमती रहती है
और ईएमएफ की वैल्यू एक साइन वेव की तरह 0 से मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर 0, फिर मैक्सिमम नेगेटिव और फिर 0 होती रहती है। करंट की डायरेक्शन भी पीरियोडिकली बदलती है, इसीलिए इसे ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी कहते हैं। अच्छा, तो ये स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस का क्या रोल होता है? वायर्स उलझ नहीं जाती? बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। देखो, कॉइल के दोनों एंड्स दो अलग-अलग मेटल रिंग्स जिन्हें स्लिप रिंग्स कहते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं। ये रिंग्स एक्सल के साथ घूमती हैं। ओके, रिंग्स भी घूम रही हैं। यस, और इन घूमती हुई रिंग्स पर कार्बन के दो स्टेशनरी ब्लॉक्स जिन्हें ब्रशेस कहते हैं, हल्के से टच करते रहते हैं। सो ब्रशेस घूमते नहीं, वो सिर्फ स्पिनिंग रिंग से टच करते हैं। क्लेवर। हाँ, तो करंट कॉइल से रिंग्स में, रिंग से ब्रशेस में और फिर एक्सटर्नल सर्किट में चला जाता है। कंटिन्यूअस कनेक्शन, no tangling. गॉट इट। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsm.com. चलो, एक सिंपल न्यूमेरिकल देखते हैं। NCERT का ही सवाल है। मान लो 100 टर्न्स की एक कॉइल है, N = 100। ठीक है। उसका एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है और वो 0.01 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है। ओके, N = 100, A = 0.1, B = 0.01। और उसकी घूमने की फ्रीक्वेंसी है आधा चक्कर पर सेकंड। मतलब V = 0.5 हर्ट्ज, राइट? करेक्ट। तो मैक्सिमम वोल्टेज यानी एप्सिलॉन नॉट कितना होगा? फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट = NBA ओमेगा। हमें ओमेगा निकालना होगा। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। हाँ, तो कैलकुलेट करो। ओमेगा = 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 0.5, तो ये हो गया 3.14 रेडियंस पर सेकेंड। एक्सीलेंट। अब वैल्यूज पुट करो फॉर्मूला में। एप्सिलॉन नॉट = 100 into 0.01 into 0.1 into 3.14। 100 into 0.01 तो 1 हो गया, फिर 1 into 0.1 ये 0.1 हुआ, सो 0.1 into 3.14 is 0.314 वोल्ट्स। परफेक्ट। तो देखो, NBA या घूमने की स्पीड ओमेगा में से कुछ भी बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ जाएगा। अच्छा, और पावर प्लांट्स में यही करते होंगे। एग्जैक्टली। और ये एसी जनरेटर का आइडिया ही हमें नेक्स्ट चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट को समझने का बेस देता है। अब एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन की बात करते हैं जिससे एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। ओके, बताइए। गलत धारणा। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जनरेटर क्रिएट्स एनर्जी फ्रॉम नथिंग, मतलब वो शून्य से ऊर्जा पैदा करता है। हाँ, ये लगता तो है, क्योंकि बस स्विच ऑन करो और बिजली मिल जाती है। पीछे का मैकेनिकल वर्क तो दिखता नहीं। सही बात। पर सही धारणा ये है कि जनरेटर ऊर्जा बनाता नहीं, सिर्फ कन्वर्ट करता है। इट्स एन एनर्जी कन्वर्टर, नॉट एन एनर्जी क्रिएटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पूरी तरह लागू होता है। समझ गई, मतलब जनरेटर एक एनर्जी कन्वर्टर है, एनर्जी क्रिएटर नहीं। मैकेनिकल इनपुट बंद तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट भी बंद। एब्सोल्युटली। इसे याद रखने के लिए एक लाइन है, नो स्पिन नो पावर। रोटेशन बंद तो बिजली बंद। चलो, अब इस टॉपिक को हमेशा के लिए दिमाग में बिठाने के लिए 2 सिंपल ट्रिक्स हैं। ओके। पहली है मेमोनिक। मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला है E0 = NBA ओमेगा। इसे याद रखो, NBA ओमेगा गिव्स पीक V। हाँ, NBA, ये तो याद रहेगा। NBA ओमेगा गिव्स पीक V। दूसरा है फिजिकल जेस्चर। जब भी एसी जनरेटर के बारे में सोचो, अपनी कलाई को ऐसे घुमाओ जैसे कोई क्रैंक हैंडल घुमा रहे हो। ये रोटेशन ही की है। और एक फ्रेज याद रखो, स्पिन द कॉइल, लाइट द वर्ल्ड। ये तो मुझे शादियों वाले जनरेटर की याद दिला रहा है। वो हैंडल घुमाकर स्टार्ट करते थे। हाँ, ब्रिलियंट कनेक्शन। बस वो जेस्चर याद रखना। तो इस पूरी चर्चा के 3 सबसे जरूरी एग्जाम सेफ पॉइंट्स ये हैं। पॉइंट 1, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रिंसिपल है EMI और ये एक एनर्जी कन्वर्टर है। पॉइंट 2, जब N टर्न्स और A एरिया वाली कॉइल B मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमती है तो इंड्यूस्ड EMF का इंस्टेंटेनियस वैल्यू एप्सिलॉन = NBA ओमेगा साइन ओमेगा t होता है। राइट, द फुल फॉर्मूला विद साइन।
एंड पॉइंट 3 इंड्यूस्ड ईएमएफ की पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा होती है। इसकी वैल्यू एन बी ए और ओमेगा पर डिपेंड करती है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROFSAM, right? यस, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में।